स्वागत आप सभी का। आप देख रहे हैं म्हारो राजस्थान। आप सबके साथ मैं हूं प्रियंका राय। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। विधानसभा से जुड़ी बड़ी खबर है, जहां पर विपक्ष ने जोरदार हंगामा किया। बूंदी विधायक ने खरीद फरोख्त का मुद्दा उठाते हुए भारी हंगामा किया। बूंदी विधायक हरिमोहन शर्मा ने सदन में यह मुद्दा उठाया। दिल्ली के दलाल कर रहे बच्चों के खरीद फरोख्त, ये आरोप भी लगाए गए उनकी ओर से। उन्होंने कहा कि गर्भ में ही आदिवासी बच्चों के सौदे कर दिए जा रहे हैं। 6 दिन के बेटे को 7,000 में बेच दिया गया। जांच में 20 बच्चों की बिक्री सामने आई है। 40 से 50,000 तक में बच्चे बेचे जा रहे हैं। एसपी कलेक्टर और बाल तस्करी के ऊपर सवाल खड़े किए गए कि आखिर क्यों एसपी कलेक्टर और बाल तस्करी यूनिट कार्रवाई नहीं कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं ये यूनिट, आखिर ये बड़े सवाल उठाए गए बूंदी विधायक की ओर से। उन्होंने कहा कि जहां बच्चे बिक रहे हैं वो मंत्री का इलाका है, इसके बावजूद धड़ल्ले से वहां पर रैकेट चल रहे हैं। आदिवासी बच्चों के पेट में बच्चे आने से पहले ही उनकी खरीद फरोख्त कर ली जा रही है। ये बड़े आरोप लगाए गए और इन आरोपों को, इन मुद्दों को उठाते हुए भारी हंगामा भी किया गया। तो विपक्ष कई मुद्दों को लेकर लगातार हमलावर है। सुनाते हैं क्या कुछ हुआ वहां पर। उन्होंने सीधा इस अखबार के माध्यम से कॉग्निजेंस लेकर के और डीजी को लिखा कि इस बात का पता लगाइए क्या सरकार के गृह मंत्री जी का, माननीय मुख्यमंत्री जी का समाचार पत्रों में प्रकाशित होने के बाद यह कर्तव्य नहीं था तो उन अधिकारियों को बुला करके पूछे कि मेरे राज्य में क्या हो रहा है, इस 9 महीने के अंतराल में एक इस प्रकार की स्थिति क्यों बनी। ये विचारणीय प्रश्न आपके लिए भी, हमारे लिए भी। बेकारी इतनी है, आप बेकारी इतनी है कि उन गरीबों को रोजगार नहीं मिल रहा और रोजगार के अभाव में अपने बच्चे बच्चियों को बेच करके और वो अपना गुजारा लगा रहे हैं, अपना काम कर रहे हैं। इससे ज्यादा शर्म की बात आप फिर हमारे लिए क्या होगी। ये सामाजिक समस्या के रूप में समझी जाना चाहिए, ये राजनीतिक समस्या नहीं है। लेकिन जो राज चलाने वाले हैं उनको नहीं दिख रहा। 9 महीने से राज कर रहे हो कि हमारे हालात क्या हैं, हमारा एसपी क्या कर रहा है, हमारे यहाँ दलाली क्या कर रहे हैं, हमारे कर्मचारी क्या कर रहे हैं, हमारे यहाँ किस प्रकार ये सौदागिरी हो रही है और बच्चियों को बेच करके रोज गुजारा लड़ रहे हैं। क्या ये सरकार को नहीं दिखा? अखबार में आने के बाद मानव अधिकार आयोग को तो दिखा, मानव अधिकार आयोग को तो दिखा, लेकिन आपको नहीं दिखा, मुख्यमंत्री जी को नहीं दिखा, गृह मंत्री जी को नहीं दिखा। नहीं तो सीधा कॉग्निजेंस लेकर के और कहना चाहिए था कि हम इसकी जांच करवाएंगे। सरकार चुप क्यों है? फलासी और बागपुरा पुलिस स्टेशन के अंदर 7 प्रकरण दर्ज हुए हैं, जिनमें 6 जो प्रकरण हैं वो 2023 में दर्ज हुए और 1 प्रकरण जो है वो 2024 में। ये प्रकरण के सब मेरे पास डिटेल्स है। 6 2023 में हुए और 2024 में खाली 1 हुआ है। हमने पुलिस को अलर्ट कर दिया है। इसके अंदर जो है अध्यक्ष महोदय, ये सरकार चाहे कोई भी हो, इसमें काउंसलिंग की जरूरत है, एनजीओ की जरूरत है और इसके अंदर क्या है कि समाज की जरूरत है सबसे ज्यादा। सरकार नहीं, समाज के लोग मिलकर ये सब करेंगे तभी ये आपके ऐसे हादसे खत्म होंगे। और खबरों में आगे बढ़ेंगे। छात्र संघ चुनावों पर लगी रोक हटाने का मुद्दा आज विधानसभा में गूंजा। निर्दलीय विधायक रविंद्र सिंह भाटी ने सदन में छात्र संघ चुनाव करवाने का मुद्दा उठाया। रविंद्र भाटी ने कहा कि केंद्र से लेकर राज्य की सरकार, राजनीति में छात्र संघ चुनावों से निकले नेता ही छाए गए। भाटी ने कहा कि सरकार छात्र संघ चुनाव करवाए। निर्दलीय विधायक रविंद्र सिंह भाटी ने शून्यकाल में यह मामला उठाते हुए कहा कि पिछली सरकार ने कुलपति समिति की सिफारिश के आधार पर छात्र संघ चुनाव पर रोक लगा दी। छात्र संघ चुनाव को नई शिक्षा नीति में बाधक बताया जा रहा है, जो कि एकदम निराधार तर्क है। छात्र संघ चुनावों के संबंध में प्रक्रिया नियम 295 के अंतर्गत विशेष उल्लेख। निवेदन है कि विगत सरकार ने कुलपति समिति की सिफारिश के आधार पर वर्ष 2023-24 के छात्र संघ चुनावों पर रोक लगा दी थी। समिति द्वारा की गई सिफारिश के अनुसार छात्र संघ चुनाव नवीन शिक्षा नीति के प्रभावी क्रियान्वयन में बाधक हैं। छात्र संघ चुनावों के संबंध में उक्त तर्क पूर्ण तरह औचित्यहीन है। मेरा राज्य सरकार से आग्रह है कि युवा हमारे देश का भविष्य है
और युवाओं में राजनीतिक क्षेत्र में नेतृत्व क्षमता के विकास के लिए नियमित रूप से छात्र संघ चुनाव कराए जाना प्रदेश के युवाओं के लिए नितांत आवश्यक है। छात्र संघ चुनाव देश की राजनीति नीति निर्माण में युवाओं की भागीदारी सुनिश्चित करते हैं। उधर दिल्ली से इस बीच बड़ी खबर है, नीट यूजी मामले में सुनवाई टाल दी गई है। सुप्रीम कोर्ट में 18 जुलाई को मामले पर अगली सुनवाई की जाएगी। तो नीट यूजी मामला जो लगातार तूल पकड़ रहा है, कई लोगों ने इसे लेकर पिटीशन डाला है और इस बीच ये बड़ी खबर है, सुप्रीम कोर्ट में जहां पूरे मामले पर सुनवाई की जा रही है, वहीं अब सुनवाई टल चुकी है। सुप्रीम कोर्ट में अगली सुनवाई 18 जुलाई को की जाएगी। अब लाखों अभ्यर्थियों को इंतजार है सुप्रीम कोर्ट के फैसले का। सुप्रीम कोर्ट से उन्हें उम्मीद है कि उन्हें न्याय जरूर मिलेगा। और सवाई माधोपुर से खबर है, जहां पर बारिश को देखते हुए नालों की सफाई की गई, लेकिन कचरा और कीचड़ नहीं उठाया गया, जिसके चलते लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। आलम यह है कि बारिश के बाद एक बार कचरा फिर से नालियों में वापस जा रहा है। ऐसे में नगर परिषद द्वारा कराई जा रही सफाई बेजा साबित हो रही है। ये रिपोर्ट देखिए। नालियों के चारों तरफ कूड़े और कचरे का ढेर इन दिनों सवाई माधोपुर के लोगों के लिए परेशानी का सबब बना है। लोगों का आरोप है कि या तो नालियों की सफाई होती नहीं है, अगर होती भी है तो नगर परिषद के लोग कचरा उठाने आते ही नहीं। नालियों के चारों तरफ फैले कचरे से बदबू आती है और कई बार इलाके के लोग उसी कचरे पर अपना कचरा भी डाल देते हैं। पास में न कचरा डालते हैं, हम लेके नहीं जाते। नगर पालिका वाले आते हैं ना तो लेके नहीं जाते। मोहल्ले की औरतें पूरे कोई क्या पटकते गंदी वाड़ा रखते हैं यहाँ पे। नालों की सफाई के बाद जिला मुख्यालय पर जगह जगह कचरे का ढेर है। कचरा नहीं उठने से हर तरफ गंदगी का अंबार है। नालों की सफाई के बाद समय पर कचरा नहीं उठाने के चलते बारिश के बाद कचरा फिर से नाली में चला जाता है। परेशानी यही है, इन्होंने के कचरा हो रहा है चारों तरफ ही। अब ये बरसात आने के बाद में तो इन्होंने टेंडर पास किया है। टेंडर पास करने के बाद कोई काम हो रहा नहीं है। नालियों का कचरा निकालते हैं, वही रख देते हैं वापस, और वो वापस नालियों में जा रहा है, जिससे नालियाँ जाम हो रही है, गंदगी हो रही है। सवाई माधोपुर नगर परिषद के जरिए मानसून के सीजन में शहर में जलभराव न हो, इसे देखते हुए नगर परिषद क्षेत्र के नालों की सफाई के लिए 60 लाख रुपए के टेंडर जारी किए गए। टेंडर जारी होने के बाद नगर परिषद द्वारा शहर के नालों की सफाई का कार्य शुरू किया गया, लेकिन बड़ी बात यह है कि नगर परिषद द्वारा नालों की सफाई तो की जा रही, पर नालों से निकलने वाले कचरे को नालों के पास ही छोड़ दिया जा रहा। परेशानी यही है कि वार्ड के अंदर पूरी गंदगी हो रही है। चारों तरफ देखो, आपके सामने गंदगी नजर आ रही होगी और पूरी नालियाँ भरी पड़ी है और नालियाँ साफ होती नहीं है। पहले नगर परिषद ने पहले तो सफाई करी नहीं है, अब बारिश आने की वजह से टाइम पे टेंडर पास किए हैं, तो अभी इनकी सफाइयाँ करके कचरा बाहर ही पटक देते हैं, ताकि बारिश आती है तो बारिश के साथ वापस कचरा नाली में चला जाता है। आरोप है कि सवाई माधोपुर नगर परिषद ने नालों की सफाई को लेकर टेंडर देरी से जारी किए। बारिश होने के बाद टेंडर जारी करने से एक तो नालों की सफाई सही तरीके से नहीं हो पाई, दूसरा कचरा समय पर नहीं उठाने से आम लोगों को परेशानी हुई। इसके लिए देखिए, जहाँ पानी भर रहा है वहाँ से पानी निकलवा रहे हैं। इसके अलावा जहाँ कहीं भी मिट्टी मोरम वगैरह डलवाने की जरूरत पड़ रही है वो डलवाए। तो ऐसा है, सभी जो छोटी नालियाँ हैं, जो ब्लॉक है, उनकी भी इस बार सफाई कर रहे हैं। बारिश के दौरान शहर के नालों की सफाई को लेकर नगर परिषद द्वारा तकरीबन 60 लाख रुपए खर्च किए गए, पर समय पर कचरा नहीं उठने से नगर परिषद का नालों की सफाई का काम महज खानापूर्ति ही रह गया। ऐसे में नगर परिषद को चाहिए कि नालों की सफाई के साथ साथ नालों से निकलने वाले कचरे को समय पर और साथ के साथ उठाया जाए, ताकि शहर में जगह जगह कचरे के ढेर न लग सके। सवाई माधोपुर से न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए गिरिराज शर्मा की रिपोर्ट। अगली खबर की ओर बढ़ेंगे। मुंबई के वर्ली इलाके से खबर है, जहां पर हुए हिट एंड रन केस की जड़ों तक जैसे जैसे पुलिस पहुंच रही है, चौंकाने वाली खबरों का पर्दाफाश हो रहा है। मामले के मुख्य आरोपी मिहिर शाह ने पूछताछ के दौरान पुलिस को जो कुछ बताया, उसे सुनकर आप सन्न रह जाएंगे।
वर्ली हिट एंड रन केस में सनसनीखेज खबर। आरोपी मेहर शाह ने कबूला रोंगटे खड़े कर देने वाला सच। मेहर शाह वो आरोपी जिसने एक परिवार की खुशियां छीन ली। मेहर शाह वो आरोपी जो कावेरी नखवा के जान लेने के बाद 72 घंटों तक पुलिस से भागता रहा। अब उसी मेहर शाह की गिरफ्तारी के बाद 16 जुलाई तक उसे पुलिस रिमांड पर भेज दिया गया है। लेकिन इस दौरान मेहर शाह ने पुलिस के सामने जो सच कबूल किया है वो मेहर और उसके परिवार की मुसीबतों को और बढ़ाने वाला है, क्योंकि मेहर शाह ने ये बात सामने बैठा कर भी इससे जो गुनाहगार है उसके ऊपर कार्रवाई करना, इसको प्राथमिकता देनी चाहिए, और जो विक्टिम है उनको सपोर्ट करना, ये पहली बात है, वो प्राथमिकता है, उसको प्रायोरिटी देना है। ये पॉलिटिक्स करना है। मैं इतना ही कहूँगा कि कोई भी केस में गवर्नमेंट की तरफ से किसी को भी सपोर्ट नहीं किया जाएगा, किसी को भी मदद नहीं होगी। मेरे इंस्ट्रक्शन आपने देखे, पुणे में भी एक्शन हुई है और यहाँ भी आप देख रहे हैं। फिलहाल पुलिस के सामने अब सबसे बड़ी चुनौती उन लोगों तक पहुंचने की है जो इस वारदात के दौरान मेहर का किसी न किसी रूप में साथ देते रहे। और असम, मध्य प्रदेश और हरियाणा की तस्वीर भी ऐसी ही। हरियाणा के पंचकुला से आए एक वीडियो में तो नदी तेज बहाव के बीचों बीच एक ट्रक फंस गया। पानी का स्तर इतना ज्यादा था कि जैसे ही ट्रक ड्राइवर नदी को पार करने की कोशिश करने लगा, आधे से ज्यादा ट्रक पानी में डूब गया। देखिए रिपोर्ट। हरियाणा में लगातार बारिश की वजह से वहां की नदियां उफान पर हैं, लेकिन बावजूद इसके लोग लापरवाही बरतते हुए नदी पार करने की कोशिश करते हैं। ऐसी ही एक घटना हरियाणा के पंचकुला से सामने आई, जहां नदी के तेज बहाव के बीचों बीच एक ट्रक फंस गया। नदी में पानी का स्तर इतना ज्यादा था कि जैसे ही ट्रक ड्राइवर नदी को पार करने की कोशिश करने लगा, उसका ट्रक आधे से ज्यादा पानी में डूब गया। ट्रक ड्राइवर ने किसी तरह तैरकर नदी पार की। वहां मौजूद लोगों ने ट्रक ड्राइवर को बाहर निकालने में मदद की, लेकिन नदी के तेज बहाव के बीच किसी ने उस ट्रक को वहां से निकालने की हिम्मत नहीं की। हालांकि नदियों का बढ़ता जलस्तर देखते हुए प्रशासन की तरफ से कई बार लोगों से सतर्कता बरतने की अपील की गई है। धारा 144 भी लागू की गई है, लेकिन बावजूद इसके लोग उफनती नदी को पार करने का जोखिम उठाते रहते हैं। यूपी के कई जिलों में बारिश बर्बादी का सबब बन गई है। बाढ़ जैसे हालात के बीच गांव के गांव डूब गए हैं। लगातार बारिश की वजह से नदियों का जलस्तर बढ़ गया है। लखीमपुर खीरी और पीलीभीत में तो बाढ़ कहर बरपा रही है, क्योंकि शारदा और घाघरा नदी ने रौद्र रूप ले लिया है। लखीमपुर खीरी में तो लोगों के घर, दुकान, खेत सब कुछ डूब गया है। कई जगह सड़क का नामो निशान तक मिट गया है। लोगों की जान पर बनाई है। इसीलिए कुछ लोग अपने जानवरों के साथ तो कुछ थोड़ा बहुत सामान लेकर निकल पड़े हैं, एक महफूज ठिकाने की तलाश में। पीलीभीत में करीब 150 गांव बाढ़ से प्रभावित हैं।
एसडीआरएफ के जवान और वायुसेना लोगों की मदद में जुटे हुए हैं। यूपी के बलरामपुर में भी सड़कों पर भी समंदर उतर आया है। लोगों के घरों में पानी ने कब्जा जमा लिया है। मुरादाबाद में रामगंगा नदी और अयोध्या में सरयू का जलस्तर डराने लगा है। सीतापुर में भी सैलाब जमकर तांडव मचा रहा है। सैकड़ों गांव टापू में तब्दील हो चुके हैं। असम में बाढ़ ने हाहाकार मचा दिया है। बाढ़ के पानी ने लोगों का जीना मुहाल कर दिया है। प्रदेश के 27 जिलों में बाढ़ कहर बनकर टूट रही है। मौत का आंकड़ा रोज बढ़ता जा रहा है। राज्य में बाढ़ की वजह से पिछले 24 घंटे में 5 लोगों की मौत की खबर है, जिसके बाद बाढ़ की वजह से मरने वालों लोगों की संख्या 84 हो गई है। इसके अलावा पूरे प्रदेश में करीब 23 लाख से ज्यादा लोग बाढ़ से प्रभावित हैं। सैकड़ों लोग बेघर हो गए हैं। ब्रह्मपुत्र समेत राज्य की 10 नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। 3000 से भी ज्यादा गांव पूरी तरह पानी में डूब चुके हैं। विनाशकारी बाढ़ ने काजीरंगा नेशनल पार्क में भी तबाही मचा दी है। 56 फॉरेस्ट कैंप पानी में डूबे हुए हैं। अब तक 150 से ज्यादा जानवर बाढ़ की भेंट चढ़ चुके हैं। हालांकि रेस्क्यू टीम दिन रात लोगों की मदद करने में जुटी हुई है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। पीसीएस ज्योति मौर्य के बहुचर्चित मामले की तरह एक मामला यूपी के झांसी से सामने आया, जिसमें दावा किया जा रहा है कि लेखपाल बनने के बाद एक पत्नी ने अपने पति को पहचानने से इनकार कर दिया। नीरज का अपनी पत्नी ऋचा पर आरोप है कि नौकरी मिलते ही उसकी पत्नी ऋचा ने उससे दूरियां बना ली। देखिए रिपोर्ट। पीसीएस ज्योति मौर्य के बहुचर्चित मामले की तरह एक मामला यूपी के झांसी से भी सामने आया, जिसमें दावा किया जा रहा है कि लेखपाल बनने के बाद एक पत्नी ने अपने पति को पहचानने से ही इनकार कर दिया। नीरज का अपनी पति ऋचा पर आरोप है कि नौकरी मिलते ही उसकी पत्नी ऋचा ने उससे दूरियां बना ली। उसको आज लेखपाल का नियुक्त प्रमाण पत्र मिला है और उसकी पत्नी ने लेखपाल बनने के बाद उसको छोड़ दिया है। नीरज का दावा है कि उसकी और ऋचा की पहली मुलाकात 5 साल पहले हुई थी। पहले मुलाकात दोस्ती में बदली और फिर दोनों एक दूसरे को दिल दे बैठे। नीरज के मुताबिक बाद में दोनों ने ओरछा के ही एक मंदिर में शादी कर ली। इसके बाद नीरज ने दावा किया कि ऋचा अधिकारी बनना चाहती थी और उसने उसके सपनों को सच करने के लिए पढ़ने का पूरा मौका दिया। इनका लेखपाल के लेटर आया इनके पास नौकरी के लिए, तो मेडिकल मैटर के लिए, जो हमारे घर को छोड़ के चली गई। उसके बाद ये कहती हैं कि हमारी कोई शादी नहीं हुई हर जगह। नीरज के मुताबिक लेकिन जब उसकी पत्नी को लेखपाल का ऑफर लेटर मिला तो उसके तेवर ही बदल गए। और जम्मू कश्मीर में आतंक का फन कुचलने के लिए सेना के जवान दिन रात जुटे हैं। अपनी जान की परवाह किए बगैर आतंकियों को सबक सिखाया जा रहा है। सेना के एक्शन से बौखलाए आतंकी सिर्फ हथियारों से ही ये जंग नहीं लड़ रहे हैं, बल्कि उन्होंने नार्को टेररिज्म का जाल भी फैला रखा है। जम्मू कश्मीर में आतंक के खिलाफ सेना का अभियान लगातार जारी है। आतंक के नेटवर्क पर कार्रवाई हो रही है। आतंकियों के मददगारों की गिरफ्तारी हो रही है और आतंकियों तक आर्थिक मदद पहुंचाने वाले संसाधनों पर शिकंजा कसा जा रहा है। इसके बावजूद जम्मू कश्मीर में चुनौतियां बनी हुई हैं। यानी इन्हीं चुनौतियों में से एक है नार्को टेररिज्म, यानी मादक पदार्थों के कारोबार की चुनौती। आज न्यूज़ 18 इंडिया उस सोर्स का पर्दाफाश करने वाला है जहां से जम्मू कश्मीर तक नशीले पदार्थों का जहर फैलाया जा रहा है। और इस खबर की तलाश ने हमें पाकिस्तान की सीमा से सटे कुपवाड़ा तक पहुंचा दिया। यहाँ कुछ दिन बिताने के बाद हमारे सामने जो कुछ आया उसने हमारी पूरी टीम को सन्न कर दिया। और ये इसलिए हुआ क्योंकि हम ओवरग्राउंड वर्कर्स के एक एक्टिव नेटवर्क से संपर्क साधने में कामयाब रहे। पहले तो इस नेटवर्क से जुड़े लोगों ने हमसे बातचीत करने से मना कर दिया, लेकिन काफी देर तक समझाने के बाद उनमें से एक ने राज उगलने के लिए हामी भर दी। इस शख्स ने नार्को टेररिज्म और उसके पूरे नेक्सस की कहानी बताई।
ये एक तंगडार की बात नहीं है, ये पूरे जम्मू कश्मीर सबकी बात है। पौंछ, लजौरी, डोडा, किश्तवाड़, जगह जगह की बात है सर। ये जब इधर से गए, ये पाकिस्तान विजिट पे गए, उनके फ़ोन नंबर वगैरह ये वो लटन पटन ने ला के रखा अपना सब कुछ। अब इनका तालमेल इधर से हो रहा है। अब उधर से वो अपने डैखन दिखाते हैं कि फलानी जगह, वो जो लोग यहाँ से गए हुए हैं उन लोगों को हर जगह का पता है, हर जंगल का पता है, हर वो बॉर्डर का पता है, किस बॉर्डर में किस जगह में हमें क्या करना है। फिर वो लाते हैं वहाँ पे, वहाँ लाकर फिर भेजते हैं इनको, ये लाते हैं सीधा इधर। जब इधर पहुंच गया तो फिर आगे खुल हो जाती है। फिर आगे जब नाके पे कोई पकड़ा गया, नहीं पकड़ा गया तो गया। उधर तो फेंसिंग है ही नहीं है सर, उस पार फेंसिंग नहीं है, फेंसिंग ऐसी पार है। उस साइड जो गांव है ये उन गांवों में पहले आती है, फिर उन गांवों से फिर शिफ्ट होती है, समझो फेंसिंग से इस साइड। जब इस साइड से फिक्स होगी फिर चला गया काम आस्ता आस्ता, फिर इन्होंने बिक्री करना स्टार्ट करते हैं। गरीब जो होगा लालच में आ जाएगा, गरीब जो होगा जिसको घर में शुभ विवाह अनंत बधाई। देश की सबसे बड़ी शादी की तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। शादी में शामिल होने के लिए देश विदेश से कई मशहूर शख्सियत मुंबई पहुंच चुकी हैं। शादी से पहले होने वाली रस्में जारी हैं, जिसमें मामेरू की रस्म, संगीत सेरेमनी और हल्दी समारोह बड़े ही भव्यता के साथ हुए। साथ ही शिव शक्ति पूजा कर अनंत और राधिका के लिए मंगल कामना की गई। इसके बाद वो तारीख यानी कि 12 जुलाई यानी कि कल अनंत और राधिका शादी के पवित्र बंधन में बंध जाएंगे, जिसका साक्षी बनने के लिए पूरी दुनिया बेसब्री से इंतजार कर रही है। कल यानी 12 जुलाई यानी वो दिन जब अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट एक दूसरे के हो जाएंगे। अंबानी परिवार में फिर एक बार शादी की शहनाई बजने वाली है, जिसमें अब सिर्फ कुछ घंटों का वक्त ही बाकी है। शादी से पहले की सभी रस्में और समारोह उत्साह और उमंग के साथ हो रहे हैं। पूरा अंबानी परिवार अनंत और राधिका की शादी को बेहद खास बनाने में लगा हुआ है। इस बीच एंटीलिया में शिव शक्ति पूजा का आयोजन हुआ, जो अनंत और राधिका की मंगल कामना के लिए रखी गई थी, जहां तमाम बॉलीवुड सेलेब्स और परिवार के सदस्यों ने हिस्सा लिया। इस दौरान रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी की मां कोकिलाबेन, भाई अनिल अंबानी अपनी पत्नी टीना अंबानी के साथ शिव शक्ति पूजा में शामिल हुए। नीता अंबानी भी अपने अलग ही अंदाज में मेहमानों का स्वागत करते हुए नजर आईं। वहीं रात में यंगस्टर नाइट का भी आयोजन हुआ, जिसमें बॉलीवुड सितारों का जमावड़ा लग गया। बारह जुलाई वो तारीख है जब अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट विवाह के पवित्र बंधन में बंध जाएंगे। शादी से पहले मामेरू संगीत सेरेमनी, हल्दी समारोह बड़ी भव्यता के साथ हुए, जिसमें देश विदेश से आए खास मेहमानों ने समा बांधा। 12 जुलाई को शादी है, जब अनंत और राधिका 7 फेरे लेंगे। इसके लिए दोपहर 3 बजे का मुहूर्त है। यह कार्यक्रम एंटीलिया में ही होगा। 13 जुलाई को 6 बजे आशीर्वाद यानी मिनी रिसेप्शन होगा। यह कार्यक्रम नीता मुकेश अंबानी कल्चरल सेंटर में होगा। 14 जुलाई को मुख्य रिसेप्शन होगा। इस ग्रैंड वेडिंग रिसेप्शन में कई नामी हस्तियां शामिल होंगी। अनंत अंबानी और राधिका की ग्रैंड वेडिंग में अब कुछ घंटों का ही वक्त बचा है, जिसके हर रंग की गवाह दुनिया बनने जा रही है। पूरी दुनिया से मेहमान अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट की शादी का गवाह बन रहे हैं। इस मौके पर खुशियों की बारिश अभी जारी रहेगी और इसके लिए लगातार तैयारियां चल रही हैं। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आगे देखिए खबर दोपहर। नमस्कार।